गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8th की एनसीईआरटी मैथ और चैप्टर है हमारा 3rd, चतुर्भुजों को समझना, अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया है और आज के लेक्चर में इसी चैप्टर के अंतर्गत जो प्रश्नावली 3.4 दिए गए हैं, तो उन प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं तो एक एक करके सारे प्रश्न को हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए आइए क्लास की शुरुआत करते हैं और सभी अपने अपने बुक में देखिए प्रश्नावली 3.4। इसमें इस प्रश्नावली में टोटल 1 से लेकर 6 तक प्रश्न दिए गए हैं और हम क्या करते हैं कि एक एक करके सारे प्रश्न को डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है और उसको सॉल्व करने का क्या हमारा अप्रोच रहता है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम लोग क्या पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी मैथ, एनसीईआरटी मैथ्स और क्लास है हमारा 8th और ये चैप्टर हमारा कौन सा है? ये चैप्टर है हमारा 3rd। क्या है? चतुर्भुजों को समझना, चतुर्भुजों को समझना, जिसको हम कह सकते हैं क्या? अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल। अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल। और इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रश्नावली 3.4। और इस प्रश्नावली में टोटल जो है 1 से लेके 6 तक कुल क्वेश्चन दिए गए हैं। ये क्या है टोटल? ये है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं और आज की हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है? चलिए, सभी के पास बुक होगा, आप सभी अपने अपने बुक में देखिए एक बार कि प्रश्नावली 3.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या कहता है। चलिए देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1, बताइए कथन सत्य या असत्य। यानी कि हमें बताना है, बताइए क्या कह रहा है? बताइए कथन सत्य है या असत्य। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और उस स्टेटमेंट को हमें पढ़ना है, समझना है और बताना है कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया कथन ये है, ये सत्य होगा कि असत्य होगा। तो देखिए इसमें जो है टोटल A से लेके H तक यानी कि टोटल 8 स्टेटमेंट दिया गया है। एक एक करके सारे स्टेटमेंट को हम देखते हैं। जैसे हमारा पहला स्टेटमेंट क्या है, देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है। सभी अपने अपने बुक में एक बार देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 का जो A स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या कहता है उसको हम समझते हैं। देखिए क्या कहता है कि सभी आयत वर्ग होते हैं। सभी आयत वर्ग होते हैं। सभी आयत वर्ग होते हैं। देखिए ये है हमारा स्टेटमेंट A। अब देखिए क्या दिया हुआ है, सभी आयत वर्ग होते हैं। एक चीज़ बताइए, ये तो सत्य असत्य बताना है, तो ये जो हमारा दिया गया स्टेटमेंट है इसको पढ़िए और समझिए। ये स्टेटमेंट कह रहा है कि सभी आयत यानी कि जितने भी आयत होते हैं
वे वर्ग भी होते हैं। बताइए क्या ये सही है? ये क्या होगा हमारा स्टेटमेंट, जल्दी से बताइए आप लोग। देखिए हमने पढ़ा है कि ये आयत है और ये क्या है, एक वर्ग है। तो हमने क्या पढ़ा है कि आयत में आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। और इसमें क्या पढ़ा था हमने कि इसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो बताइए क्या सभी के सभी आयत जो है वर्ग होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वर्ग होने के लिए कंडीशन है कि इसमें सभी की सभी भुजाएं क्या होनी चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। क्योंकि वर्ग होने का कंडीशन तो वही है कि इसमें चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री। इसमें भी देख रहे हैं प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, इसमें भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। ये बात तो सही है, लेकिन वर्ग होने के लिए दूसरा कंडीशन ये भी है कि चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। बताइए क्या आयत में चारों भुजाएं बराबर होता है? तो आप लोग कहेंगे कि नहीं, इसमें तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, चारों भुजाएं बराबर नहीं होती है। इसका मतलब आयत जो है वो सभी आयत वर्ग होते हैं। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, असत्य। क्या हो गया, असत्य। चलिए अब दूसरा स्टेटमेंट देखिए कि क्या कह रहा है। एक बार पढ़िए सभी अपने अपने बुक में क्या कह रहा है दूसरा स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कहता है, देखिए दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। क्या कह रहा है, सभी समचतुर्भुज, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। देखिए ये है हमारा दूसरा स्टेटमेंट। क्या कह रहा है कि सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। कौन सा चतुर्भुज, समचतुर्भुज। कह रहा है कि जितने भी समचतुर्भुज होते हैं वे समांतर चतुर्भुज होते हैं। समचतुर्भुज कैसा होता है हमें पता है, कुछ इस प्रकार से होता है। मैंने बताया था आप लोगों को पिछले लेक्चर में कि समचतुर्भुज क्या होता है। आप लोग रिवीजन करते नहीं हैं। चलिए देखिए ये हमने बना लिया, ये क्या है हमारा समचतुर्भुज, और ये क्या है समांतर चतुर्भुज। अब देखिए समचतुर्भुज में हमने क्या पढ़ा था कि सामने सामने की भुजाएं, यानी कि ये भुजा इसके समांतर और ये भुजा इसके समांतर। और क्या पढ़ा था कि इसमें सभी भुजाएं की माप क्या होती है, आपस में बराबर। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि सामने सामने की भुजाएं बराबर होती है और समांतर होती है, यानी कि ये भुजा इसके बराबर और समांतर होगा, ये भुजा इसके बराबर और समांतर होगा। तो इसमें हमने क्या देखा है कि सामने सामने की भुजाएं समांतर होती है और बराबर होती है। इसमें भी हमने क्या देखा है, सामने सामने की भुजाएं आपस में क्या है, समांतर। एक चीज़ इसमें ये भी है कि इसमें सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो एक चीज़ बताइए कि सभी भुजाएं आपस में बराबर है, तो इसको हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये भुजा इसके बराबर होगा और ये भुजा इसके बराबर होगा, यानी कि सामने सामने की भुजा भी क्या है, आपस में बराबर है। चारों भुजाएं आपस में बराबर है। इसको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि सामने सामने की भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब समचतुर्भुज भी क्या होगा, समांतर चतुर्भुज। क्योंकि समांतर चतुर्भुज होने के लिए जो कंडीशन है वो सारे कंडीशन को ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। पहला कंडीशन क्या है, सामने सामने की भुजाएं क्या होनी चाहिए, आपस में समांतर और बराबर। इसमें भी क्या है, देखिए सामने सामने की भुजा आपस में क्या है, समांतर और बराबर हैं, यानी कि ये समांतर चतुर्भुज के सारे प्रॉपर्टीज को ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब समचतुर्भुज भी क्या होगा, समांतर चतुर्भुज। और ये कथन क्या होगा,
ये कथन होगा सत्य। आई होप दूसरा स्टेटमेंट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दूसरा स्टेटमेंट समझ में आ गया तो हम अगला स्टेटमेंट लेते हैं। चलिए आप लोग भी देखिए अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है। स्टेटमेंट क्या है हमारा? सी। स्टेटमेंट सी क्या कहता है? देखिए, सभी वर्ग सम चतुर्भुज, सभी वर्ग सम चतुर्भुज और सभी वर्ग सम चतुर्भुज और आयत भी होते हैं। देखिए स्टेटमेंट क्या है? सभी वर्ग सम चतुर्भुज और आयत भी होते हैं। देखिए सारे के सारे वर्ग की बात हो रही है। कह रहा है कि ये सभी के सभी वर्ग जो है समचतुर्भुज भी होते हैं और ये सारे के सारे आयत भी होते हैं। चलिए समझते हैं। देखिए एक वर्ग बना लेते हैं। ये हमारा क्या है? एक वर्ग है। एक क्या बना लेते हैं? समचतुर्भुज। एक समचतुर्भुज बना लेते हैं और एक हम आयत भी बना लेते हैं। अब देखिए पहले हम वर्ग को देखते हैं। ये हमारा क्या है? ये वर्ग है। ये क्या है? समचतुर्भुज। ये क्या है? ये आयत है। एक चीज़ बताइए, हमें पता है कि वर्ग में क्या है? प्रत्येक कोण 90 डिग्री है कि नहीं? और हम क्या जानते हैं कि इसमें सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और क्या पता है कि सामने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती है? समांतर भी होती है। सामने सामने की भुजाएं आपस में बराबर भी कह सकते हैं, क्योंकि सभी भुजाएं आपस में बराबर है तो हम ये भी कह सकते हैं कि सामने सामने की भुजा बराबर है। और ये चारों के सामने सामने की भुजाएं आपस में समांतर भी है। ये है वर्ग की प्रॉपर्टीज। अब हम आते हैं समचतुर्भुज में। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं कि सामने सामने की जो भुजाएं हैं वो आपस में क्या होते हैं? समांतर होते हैं और बराबर भी होते हैं। यानी कि समचतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। इसी को हम तो ये भी कह सकते हैं कि सामने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। और सामने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती है? समानांतर भी होती है। तो यानी कि हम देख पा रहे हैं कि वर्ग में जो प्रॉपर्टीज है, वर्ग होने के लिए जो क्या होना चाहिए? कंडीशन होती है, वो सारे कंडीशन को ये क्या कर रहा है? पूरा कर रहा है। देखिए इसमें क्या है? सभी भुजाएं बराबर। इसमें भी देखिए सभी भुजाएं बराबर हैं। और क्या देखे हैं कि सामने सामने की भुजा क्या होती है? सामने सामने की भुजा क्या होती है? आपस में समानांतर। ये इसके समांतर, ये इसके समांतर। वैसे ही देखिए इसमें भी सभी भुजाएं क्या है? आपस में बराबर है और सामने सामने की भुजा समांतर भी है। यानी कि ये इसके समांतर और ये इसके समांतर। तो देखिए ये वर्ग की प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है? पूरा कर रहा है। अब इसमें आते हैं आयत में। हमें पता है कि आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री। और क्या पता है कि सामने सामने की भुजा आपस में क्या है? बराबर। ये इसके ये दोनों आपस में बराबर और ये दोनों इसके बराबर। एक चीज़ और, ये सामने सामने की भुजाएं आपस में समानांतर भी है। बराबर तो है ही सामने सामने की भुजा, लेकिन ये सामने सामने की भुजा समानांतर भी है। तो देखिए पहले हम इस दोनों को देख लिए हैं। अब हम देखते हैं वर्ग और आयत में कंपेयर। एक चीज़ बताइए, इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री, इसमें भी देखिए प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। इसमें सभी भुजाएं बराबर हैं। इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। अब एक चीज़ बताइए,
इसमें सभी भुजाएं बराबर है आपस में, तो क्या इसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि सामने सामने की भुजा भी बराबर है कि नहीं? ठीक वैसे ही इसमें भी सामने सामने की भुजा आपस में क्या है, बराबर हैं। यानी कि ये वर्ग जो है ये आयत के कंडीशन को भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब सभी वर्ग समचतुर्भुज भी होगा और सभी वर्ग आयत भी होगा। लेकिन क्या इसका उल्टा होगा, क्या सभी आयत को वर्ग कहेंगे? तो वैसे केस में ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट असत्य हो जाएगा। लेकिन जो हमारा स्टेटमेंट दिया गया है इस हिसाब से ये क्या होगा, ये होगा सत्य। ये स्टेटमेंट क्या होगा, सत्य। चलिए, आई होप कि ये स्टेटमेंट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगला स्टेटमेंट देखते हैं। और अगला स्टेटमेंट अपने अपने बुक में एक बार सभी कोई पढ़िए तो क्या कह रहा है। अगला स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है। डी क्या कह रहा है कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। देखिए क्या दिया हुआ है कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। देखिए हमारा स्टेटमेंट क्या है कि जितने भी वर्ग होते हैं वो क्या नहीं होते हैं, समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। चलिए हम डायग्राम से समझ लेते हैं। एक हम वर्ग बना लेते हैं, ये हमारा क्या है, वर्ग है। और एक हम समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। एक चीज़ बताइए कि आप लोग कि हमें पता है कि वर्ग में प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है कि नहीं होता है? इसमें एंगल फिक्स नहीं है। एक चीज़ बताइए कि समान वर्ग में क्या होता है, वर्ग में क्या होता है, सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो सभी भुजाएं आपस में बराबर है तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है? तो आप लोग कहेंगे कि हाँ कह सकते हैं। जब सभी भुजाएं आपस में बराबर है तो हम ये भी कह सकते हैं कि सामने सामने की भुजा क्या है, बराबर है। दूसरा बात, क्या ये सामने सामने की भुजा समानांतर नहीं है? तो आप लोग कहेंगे जी ये भुजा इसके समानांतर और ये भुजा इसके समानांतर। तो हमने क्या देख लिया कि इसमें आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या है, बराबर। और हमने क्या देख लिया कि इसमें आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या है, समानांतर भी है। अब इसमें आ जाते हैं। ये क्या है हमारा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में हमने क्या पढ़ा था कि आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर और समानांतर। वैसे ही ये भुजा इसके बराबर और समानांतर होगा और ये भुजा इसके बराबर और समानांतर होगा। तो देखिए इसके जो कंडीशन थे, क्या कंडीशन थे कि आमने सामने की भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर, और आमने सामने की भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानांतर। तो देखिए इसके दो प्रॉपर्टीज, यानी कि समांतर चतुर्भुज होने के लिए जो दो क्वालिटी होनी चाहिए वो तो देखिए इसमें भी है कि नहीं? इसमें भी क्या है, आमने सामने की भुजा बराबर और आमने सामने की भुजा क्या है, समानांतर। यानी कि समांतर चतुर्भुज होने के लिए जो कंडीशन होना चाहिए उस कंडीशन को ये वर्ग भी तो पूरा कर रहा है। इसका मतलब ये वर्ग एक समांतर चतुर्भुज होगा। लेकिन ये कह रहा है कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा असत्य। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं अगले स्टेटमेंट की ओर। चलिए जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए और अगला स्टेटमेंट पढ़िए। तो आप लोग अपने अपने बुक में, आप लोग बुक खोल के रखते नहीं हैं, बस ऐसे ही मुंह उठा के आ जाते हैं। अपना अपना बुक जो है अपने सामने खोल के रखिए। और एक बार जो है इससे जो हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है ई,
उस स्टेटमेंट को पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है कि सभी पतंगे समचतुर्भुज होती है। कह रहा है कि सभी पतंगे समचतुर्भुज होते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टेटमेंट को लिख के दिखाते हैं। कह रहा है कि सभी पतंगे समचतुर्भुज होते हैं। सभी पतंगे समचतुर्भुज होते हैं। अब हमें ये चेक करना है कि ये दिया गया स्टेटमेंट सही है या नहीं। कह रहा है कि जो पतंग होती है सभी के सभी वो समचतुर्भुज भी होते हैं। चलिए हम समझते हैं। एक पतंग बना लेते हैं पहले। ये हमारा पतंग है। आप लोग को पतंग बनाने आता होगा। आप लोग तो पतंग उड़ाए भी होंगे बचपन में, है कि नहीं? वही तो एक काम है, आप लोगों को अच्छा लगता है। अच्छा लगता है कि नहीं? चलिए ये पतंग बन गया और एक बना लेते हैं हम क्या, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज आप देखिए समचतुर्भुज, पहले हम समचतुर्भुज को बताते हैं। ये हमारा क्या है, ये तो हमारा पतंग है और ये क्या है, हमारा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में हमने क्या पढ़ा था कि सभी भुजाएं की माप क्या होती है, बराबर होती है और सामने सामने की भुजा आपस में क्या होती है, समानांतर भी होते हैं। यानी कि ये भुजा इसके समानांतर और ये भुजा इसके समानांतर और चारों भुजाएं आपस में बराबर। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? अगर चारों भुजाएं आपस में बराबर है तो हम तो ये भी कह सकते हैं कि सामने सामने की भुजा बराबर है। कह सकते हैं कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे जी कह सकते हैं। अब इसमें देखिए, आप लोगों को याद होगा जो हमारा पिछला लेक्चर हुआ था जहां हम पढ़े थे चतुर्भुज, उसमें हम बताए थे कि पतंग जो है हमारा एक चतुर्भुज तो है। पतंग हमारा एक चतुर्भुज तो है, क्योंकि चतुर्भुज होने का जो कंडीशन है, चार भुजाओं से घिरा हुआ बंद आकृति, इसका मतलब पतंग चतुर्भुज तो है। लेकिन याद होगा आप लोगों को, मैंने बताया था कि पतंग चतुर्भुज तो है लेकिन ना ये समांतर है, ना ये समलंब है और ना ये समचतुर्भुज है। क्योंकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि समचतुर्भुज होने के लिए जो कंडीशन होना चाहिए, पतंग उस कंडीशन को पूरा नहीं करता है। इसमें क्या कंडीशन है कि चारों भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए। क्या इसमें पतंग में देख के बताइए, क्या चारों भुजाएं आपस में बराबर है? तो आप लोग कहेंगे कि जी बराबर नहीं है। हम देख पा रहे हैं कि ये और ये साइड हमारा छोटा है और ये दोनों साइड क्या है, बड़ी है। और तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि पतंग जो है समचतुर्भुज नहीं है, क्योंकि समचतुर्भुज होने के लिए पहला शर्त है कि चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए और पतंग में देख पा रहे हैं चारों भुजाएं बराबर नहीं है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पतंग जो है समचतुर्भुज नहीं होते हैं। ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य। असत्य। चलिए आई होप समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगला स्टेटमेंट की ओर और अगला स्टेटमेंट पढ़िए सभी, अपनी अपनी बुक में दिया होगा। देखिए अगला स्टेटमेंट क्या दिया गया है, एफ में क्या दिया गया है कि सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। क्या कह रहा है कि सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। अब देखिए स्टेटमेंट क्या है कि जो सभी सारे के सारे समचतुर्भुज हैं वो पतंग होते हैं। देखिए समझते हैं डायग्राम के थ्रू। हम क्या करते हैं, एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। आप लोग भी देखते रहिए। देखिए ये हमने बना लिया समचतुर्भुज। अब हम बना लेते हैं एक पतंग।
देखिए ये हमारा समचतुर्भुज है और ये हमारा पतंग है। समचतुर्भुज में देखिए क्या क्या शर्त है कि चारों भुजाएं आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर, और सामने सामने की भुजा आपस में क्या होनी चाहिए, समांतर। समचतुर्भुज होने के लिए पहली दो कंडीशन तो यही है कि चारों भुजाएं की माप आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर। एक चीज़ बताइए, अगर चारों भुजाएं की माप आपस में बराबर है तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये साइड जो है इसके बराबर है और ये साइड जो है इसके बराबर है? कह सकते हैं। अगर सारे के सारे साइड आपस में बराबर है तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर है? तो आप लोग कहेंगे कह सकते हैं। और हमने क्या जाना कि समांतर समचतुर्भुज में सामने सामने की भुजा आपस में समानांतर भी होते हैं, यानी कि ये इसके समांतर और ये इसके समांतर। इतनी बातें समझ में आ गया तो पतंग पे आइए। एक चीज़ बताइए, पतंग में हम क्या देख पा रहे हैं कि ये साइड जो है इसके बराबर, जैसे हमने यहाँ देखा था कि इसमें ये साइड इसके बराबर, ऐसे ही पतंग में देखिए ये साइड इसके बराबर है और हमने इसमें देखा था कि ये साइड इसके बराबर है, यानी कि ये साइड जो है इसके बराबर है। और हमने क्या देखा कि सामने सामने की साइड आपस में समानांतर भी है, यानी कि ये साइड जो है हमारा इसके समानांतर और ये साइड जो है हमारा इसके समानांतर है। तो पतंग में हम क्या देख पा रहे हैं कि ऊपर वाला दोनों साइड आपस में बराबर है, नीचे वाला दोनों साइड आपस में बराबर है, और हम देख पा रहे हैं कि सामने सामने की साइड भी आपस में क्या है, समांतर है। यानी कि पतंग में जो क्वालिटी है वो सारी की सारी क्वालिटी तो हमें इस समचतुर्भुज में भी दिख रहा है कि ये साइड जो है इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, और ये साइड इसके समानांतर और ये साइड इसके समानांतर। देखिए तो नहीं दिख रहा है? अगर इस प्रकार से हम एक पट्टी लगा दें, यानी कि हम देख पा रहे हैं कि पतंग होने के लिए जो विशेषताएं होनी चाहिए वो विशेषताएं समचतुर्भुज में भी है। तो हम कह सकते हैं कि समचतुर्भुज भी पतंग होते हैं, और ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए और अपने आप को काबिल बनाइए। चलिए अब हम चलते हैं, हमारा जो अगला स्टेटमेंट है। अगला स्टेटमेंट क्या है, एक बार पढ़िए सभी अपने अपने बुक में। अगला स्टेटमेंट है हमारा जी। जी में क्या कह रहा है कि सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। आप देखिए क्या कह रहा है कि सारे के सारे समांतर चतुर्भुज जो हैं वो क्या होते हैं, समलंब होते हैं। चलिए इसको भी समझते हैं डायग्राम के थ्रू। डायग्राम हम बना लेते हैं, एक किसका, एक बना लेते हैं हम समांतर का और एक समलंब का। देखिए डायग्राम यहाँ समझा रहे हैं हम, ये हम बना लिए, क्या बना लिए ये हम। चलिए दूसरा बना लेते फिर से, ये हम बना लिए, ये क्या है हमारा, ये है हमारा, ये हमारा है समांतर, और एक हम बना लेते हैं क्या, समलंब। आप लोगों को याद होगा कि समलंब होने के लिए क्या कंडीशन था, जिस चतुर्भुज के भुजाओं का एक युग्म आपस में क्या होना चाहिए, समानांतर। यानी कि चारों भुजाओं में से कोई भी दो भुजा अगर आपस में समानांतर हो गया तो हम उस चतुर्भुज को क्या बोलेंगे,
समलंब। तो देखिए ये जो हमारे नीचे वाला समलंब है, इसमें तो ये साइड और ये साइड आपस में क्या है, समानांतर है। ये साइड और ये साइड समानांतर है या नहीं, इससे इस पे कोई असर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि समलंब होने के लिए जो कंडीशन है कि भुजाओं का कोई भी एक युग्म आपस में समांतर होना चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं कि ये साइड जो है दोनों आपस में क्या है, समानांतर हैं। लेकिन ये दोनों साइड आपस में समानांतर हो ये ज़रूरी नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये दोनों साइड आपस में समानांतर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब आ जाइए इस पे, समानांतर पे। समानांतर में क्या है कि सामने सामने की भुजा आपस में क्या होनी चाहिए, समानांतर। यानी कि ये इसके समानांतर और ये इसके समानांतर। तो एक चीज़ बताइए, इसमें तो सामने सामने की भुजाएं समानांतर है, यानी कि भुजाओं का दो युग्म समानांतर है, एक युग्म ये और एक युग्म ये। लेकिन समलंब होने के लिए तो हमें दोनों युग्म से मतलब नहीं है, हमें तो बस एक युग्म आपस में क्या करना है, समानांतर बता देना है। तो हम देख पा रहे हैं कि समलंब में जो है इसमें भी तो भुजाओं का एक युग्म समानांतर है, दोनों भुजा समानांतर है आपस में, यानी कि भुजाओं का दो युग्म समानांतर है, ये बात तो हमें पता है। लेकिन समलंब होने के लिए हमें तो भुजाओं का कम से कम एक युग्म आपस में समानांतर बताना है। तो अगर इसमें सामने सामने की भुजाएं समानांतर हैं तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि इसमें भुजाओं का एक युग्म आपस में क्या है, समानांतर है, समलंब की तरह। और समलंब होने के लिए पहला कंडीशन यही है कि भुजाओं का एक युग्म आपस में समानांतर होना चाहिए। दूसरा युग्म जो है समानांतर हो या नहीं हो ये ज़रूरी नहीं है, यानी कि ये आपस में समानांतर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक वैसे ही हमने ए भुजाओं का एक युग्म समलंब की तरह बता दिया है कि इसका भुजाओं का एक युग्म आपस में क्या है, समांतर है, समलंब की तरह। तो हम कह सकते हैं कि समलंब होने के लिए जो पहली कंडीशन है कि भुजाओं का एक युग्म समानांतर होना चाहिए, उस कंडीशन को ये तो पूरा कर रहा है कि नहीं। तो इस हिसाब से ये हमारा जो समानांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, ये कथन क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सत्य। चलिए, आई होप ये भी स्टेटमेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले स्टेटमेंट की ओर। एक बार पढ़िए तो अगला स्टेटमेंट। आप लोग अपने अपने बुक में आप लोग पढ़ते नहीं हैं, आप लोग बस नोट करने पे रहते हैं। चलिए, अगला स्टेटमेंट क्या है, एच और एच में क्या कह रहा है कि सभी वर्ग समलंब होते हैं। क्या कह रहा है कि सभी वर्ग क्या होते हैं, समलंब होते हैं। सभी वर्ग समलंब होते हैं, सभी वर्ग समलंब होते हैं। अब देखिए इस स्टेटमेंट पे भी हम क्या करते हैं, डायग्राम के थ्रू समझते हैं। कह रहा है कि सभी वर्ग समलंब होते हैं। तो देखिए एक हम वर्ग बना लेते हैं, ये हमारा वर्ग है। एक हम समलंब बना लेते हैं, ये हमारा क्या है, समलंब है। एक चीज़ बताइए कि समलंब होने के लिए पहला कंडीशन क्या था कि भुजाओं का एक युग्म आपस में क्या होनी चाहिए, समानांतर। हम देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा समलंब है इसमें ये युग्म और ये भुजा आपस में क्या है, समानांतर है। और ये भुजा जो है आपस में समांतर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी कि भुजाओं का दूसरा युग्म समांतर होना जरूरी नहीं है। ये जो हमारा वर्ग है इसमें क्या है,
सामने सामने की भुजाएं आपस में समानांतर, ये इसके समानांतर और ये इसके समानांतर। लेकिन समलंब होने के लिए तो हमें तो भुजाओं का एक ही युग्म समांतर होना दिखाना है। तो हम देख पा रहे हैं कि समलंब होने के लिए जो कंडीशन है भुजाओं का एक युग्म समानांतर होना चाहिए, दूसरा युग्म जरूरी नहीं। उस कंडीशन को तो ये पूरा कर रहा है। इसमें भी हम देख पा रहे हैं कि भुजाओं का एक युग्म क्या है, समांतर है। दूसरा युग्म समानांतर हो या नहीं हो ये जरूरी नहीं है, तो हमें भुजाओं के दूसरे युग्म से मतलब नहीं है। हमने दिखा दिया कि वर्ग में भी भुजाओं का एक युग्म समानांतर है, समलंब में भी भुजाओं का एक युग्म समानांतर है। इसका मतलब वर्ग समलंब होने के लिए जो विशेषता होनी चाहिए वो विशेषता तो वर्ग में भी है। इसका मतलब वर्ग समलंब होता है और ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सत्य। देखिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सत्य। तो देखिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें ए से लेके एच तक टोटल 8 स्टेटमेंट्स दिया गया था और इसमें हमें बताना था कि कौन सत्य है कौन असत्य है। तो मैंने सारे स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करके आप लोगों को समझा दिया है कि कौन सा स्टेटमेंट सत्य होगा और कौन सा स्टेटमेंट असत्य होगा। चलिए जल्दी जल्दी से नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए आई होप कि आप लोग ये नोट कर लिए होंगे। चलिए अगर ये नोट कर लिए हैं तो ये क्या करते हैं, हम यहाँ से हटाते हैं और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। एक बार अपने अपने बुक में सभी क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। पढ़िए। चलिए आई होप कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, चलिए हम इसको समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्या कह रहा है। ये है क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या हो गया है, 1 मिनट मार्कर चेक कर लेते हैं। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें, पहला सवाल, चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। और बी में कह रहा है कि 4 समकोण हो। बहुत ही आसान सवाल है, आप लोग भी पढ़ लिए होंगे। आई होप कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें। और ये क्वेश्चन नंबर 2 का ए में क्या दिया हुआ है, चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। देखिए ये है पहला ए
और इसमें बी में देख लेते हैं, बी में क्या दिया हुआ है कि 4 समकोण, 4 समकोण बी में दिया हुआ है, 4 समकोण हो। देखिए यही है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसके इंस्ट्रक्शन में क्या दिया गया है कि उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए। हमें उन सारे के सारे चतुर्भुज की पहचान करना है, यानी कि उसका नाम बताना है, जिसमें क्या होनी चाहिए, पहला में चारों भुजाएं बराबर, चारों की चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए है, इसमें हमें उन सभी चतुर्भुजों की पहचान करके आंसर बताना है, जिसमें क्या होनी चाहिए, चारों की चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। आप लोग याद कीजिए कि ऐसे कौन कौन से चतुर्भुज हैं जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप लोगों को याद होगा, हमने पढ़ा था कि आंसर, चलिए इसका आंसर लिख देते हैं यहाँ पे। हमने पढ़ा था कि वर्ग भी क्या है, एक चतुर्भुज है। वर्ग भी क्या है, एक चतुर्भुज है। और वर्ग में सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। और हमने एक पढ़ा था कौन सा, समचतुर्भुज। आप लोगों को याद होगा कि समचतुर्भुज में क्या होता है कि सभी भुजाएं बराबर होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा वर्ग और समचतुर्भुज, क्योंकि वर्ग भी एक चतुर्भुज होता है और वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती है। और समचतुर्भुज तो चतुर्भुज है ही, इसमें भी सभी भुजाएं बराबर होती है। तो इस सवाल का आंसर हमारा हो जाएगा वर्ग और समचतुर्भुज। अब बी में आ जाइए। बी में क्या कह रहा है कि उन सभी चतुर्भुज की पहचान की जिसमें क्या होनी चाहिए, 4 समकोण होनी चाहिए। यानी कि इसमें हमें उन सभी चतुर्भुज का नाम बताना है जिसमें चारों के चारों कितने कोण कितने होते हैं, समकोण। समकोण का मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री। ऐसे कौन कौन से चतुर्भुज होते हैं, तो याद होगा कि मैंने बताया था इससे पिछला लेक्चर में कि ये जो हमारा आयत है और ये जो हमारा वर्ग है, ये दोनों भी तो क्या होते हैं, चतुर्भुज होते हैं। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था कि आयत और वर्ग भी क्या है, एक चतुर्भुज है। और हमें पता है कि वर्ग के प्रत्येक कोण 90, आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है और वर्ग के भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। यानी कि आयत और वर्ग दोनों के ही 4 कोण समकोण होते हैं। तो यही हो गया हमारा इस प्रश्न का आंसर, आयत और वर्ग। चलिए जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आई होप कि क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत ही आसान था। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर इसको नोट कर लिए हैं तो इसको क्या करते हैं, यहाँ से हम यहाँ हटा देते हैं, यहाँ से यहाँ हम हटा देते हैं। अब हम देखते हैं अगला हमारा कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या कह रहा है, बताइए कैसे एक वर्ग चलिए, जिस इसमें टोटल जो है 1 से लेके 4 तक प्रश्न दिया गया है, जिसमें पहला क्या है, पहला है एक चतुर्भुज। चलिए तो पहले हम पहला डिस्कस कर लेते हैं। देखिए तीसरा सवाल में टोटल 1 से लेके
4 तक प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न क्या है, एक चतुर्भुज। यानी कि ये जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें हमें ये बताना है कि एक वर्ग, यानी कि वर्ग जो है एक चतुर्भुज है कैसे। इसी बात को बताना है कि वर्ग एक चतुर्भुज है कैसे। इस बात को हमें एक्सप्लेन करके क्या करना है, समझाना है। एक चीज़ बताइए कि चतुर्भुज होने का पहला कंडीशन क्या है कि चतुर्भुज 4 रेखाखंडों से घिरा हुआ बंद आकृति होना चाहिए, और वर्ग भी तो हमारा 4 रेखाखंडों से घिरा हुआ बंद आकृति है। चतुर्भुज होने का पहला कंडीशन तो यही है, और वो क्या कर रहा है, वर्ग इस कंडीशन को पूरा कर रहा है। इसका मतलब वर्ग एक चतुर्भुज है। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, चलिए आंसर में क्या लिखेंगे हम, आंसर में हम लिखेंगे कि चूँकि, चलिए यहाँ से लिखते हैं नीचे से, आंसर में क्या लिखेंगे हम, चूँकि एक चतुर्भुज 4 रेखाखंडों से घिरा हुआ सरल बंद आकृति है। और हम जानते हैं कि वर्ग भी 4 रेखाखंडों से घिरा हुआ एक सरल बंद आकृति है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक वर्ग चतुर्भुज होने के शर्त को पूरा करता है। अतः एक वर्ग भी एक चतुर्भुज है। देखिए मैंने क्या लिखा है, चूँकि का मतलब हमें पता है या दिया, हमें पहले से पता है कि एक चतुर्भुज जो है 4 रेखाखंडों से घिरा हुआ सरल बंद आकृति है, और हम जानते हैं कि वर्ग भी 4 रेखाखंडों से घिरा हुआ एक सरल बंद आकृति है। तो हम कह सकते हैं कि एक वर्ग जो है एक चतुर्भुज होने की शर्त को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एक वर्ग जो है क्या है, एक चतुर्भुज है। चलिए जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए। आई होप कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। अगर नोट नहीं किए हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। चलिए आई होप नोट कर लिए होंगे। तो क्या करते हैं, हम इसको यहाँ से हटाते हैं और हम इसी का जो हमारा दूसरा प्रश्न है वो हम देखते हैं।
और समझते हैं। एक बार आपने अपनी नोटबुक में पढ़िए दूसरा क्या क्या रहा है, दूसरा प्रश्न। चलिए इसी का दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, एक समांतर। इसी का दूसरा प्रश्न जो है कह रहा है क्या, एक समांतर चतुर्भुज। एक समांतर चतुर्भुज। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा प्रश्न। इसमें हमें बताना है कि कैसे एक वर्ग जो है एक समांतर चतुर्भुज है। एक चीज बताइए, वर्ग हमें पता है, वर्ग हमें पता है कि वर्ग कुछ इस प्रकार से है, और समांतर चतुर्भुज कुछ इस प्रकार से हम बनाते हैं। देखिए वर्ग में हमने क्या पढ़ा है कि चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर। अगर चारों भुजाएं बराबर है तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि आमने सामने की भुजा क्या होगा, बराबर। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि इसमें भी सामने सामने की भुजा क्या होती है, समानांतर। ये इसके समांतर और ये इसके समांतर। दूसरा कंडीशन। इसमें हमने क्या पढ़ा था समांतर चतुर्भुज में कि सामने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर। यानी कि ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर, यानी कि ये भी पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन, इसमें हमने क्या जाना था कि सामने सामने की भुजा क्या होती है, समांतर। यानी कि ये इसके समांतर और ये इसके समांतर। ये दूसरा कंडीशन को, ये हो गया दूसरा कंडीशन। तो हम क्या क्या दिख रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज में ये जो दो विशेषता है, इस दोनों ही विशेषता को ये वर्ग क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। इसका मतलब ये वर्ग क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज। इसी बात को हमें क्या करना है, लिख देना है। इसी बात को हमें लिखना है। तो देखिए हम क्या लिखेंगे आंसर में, जो कि एक समांतर चतुर्भुज तथा एक वर्ग दोनों में ही सम्मुख भुजाएं बराबर तथा समानांतर होते हैं। चूँकि एक समांतर चतुर्भुज तथा एक वर्ग दोनों में ही सम्मुख भुजाएं बराबर तथा समांतर होते हैं। स्पष्टता हम कह सकते हैं कि एक वर्ग समांतर चतुर्भुज के शर्त को पूरा करता है। अतः एक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी है। यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के 2 का आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने क्या लिखा कि चूँकि यानी कि हम जानते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज तथा एक वर्ग दोनों में ही सम्मुख भुजाएं बराबर तथा समांतर होते हैं, तो स्पष्टतः हम कह सकते हैं कि एक वर्ग जो है एक समांतर चतुर्भुज के शर्त को पूरा करता है। अतः एक वर्ग
जो है एक समांतर चतुर्भुज भी है। चलिए जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इसमें हम चलते हैं, इसका जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड है, एक समचतुर्भुज, इसको समझ लेते हैं। चलिए आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए नोट कर लिए होंगे तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं और हम देखते हैं इसी का क्या है हमारा तीसरा। इसी का हमारा तीसरा सवाल देखिए, कह रहा है कि एक समचतुर्भुज, तीसरा क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज, एक समचतुर्भुज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ये हमारा तीसरा का तीसरा है। इसमें हमें बताना है कि एक वर्ग जो है एक समचतुर्भुज भी है कैसे। तो देखिए वर्ग ये है वर्ग हमारा, और ये क्या है हमारा, ये क्या है, ये समचतुर्भुज है। हम क्या जानते हैं कि वर्ग में सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर, और समचतुर्भुज में भी क्या है, सभी भुजाएं बराबर हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि एक वर्ग जो है एक समचतुर्भुज की विशेषता धारण करता है। इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि देखिए इसमें जो चारों भुजाएं बराबर होने की जो विशेषता है वो तो वर्ग में भी है कि नहीं। तो यानी कि ये वर्ग जो है वो समांतर चतुर्भुज की क्राइटेरिया को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। इसका मतलब एक वर्ग एक समचतुर्भुज होगा। चलिए इसी बात को हम लिख लेते हैं, इसी बात को हम लिखते हैं और समझते हैं। तो हम क्या लिखेंगे आंसर में, आंसर में हम लिखेंगे चूँकि एक वर्ग तथा एक समचतुर्भुज दोनों में ही चारों भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। इस प्रकार एक वर्ग एक समचतुर्भुज के शर्त को पूरा करता है। अतः एक वर्ग एक समचतुर्भुज भी है। और यही क्या हो गया हमारा इस प्रश्न का आंसर। चलिए जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने क्या लिखा है कि एक वर्ग तथा एक समचतुर्भुज दोनों में ही चारों भुजाएं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्ग जो है एक समचतुर्भुज के शर्त को पूरा कर रहा है। अतः एक वर्ग जो है एक समचतुर्भुज भी है। और मैंने आपको डायग्राम के थ्रू भी बता दिया है। चलिए आई होप जो नोट कर लिए होंगे। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है इसी का चौथा। क्या कह रहा है कि एक आयत है। चलिए उसको हम समझ लेते हैं। एक आयत है, चलिए देखिए इसमें क्या कह रहा है। ये हमारा तीसरा का चौथा सवाल है। क्या कह रहा है कि एक आयत है, एक आयत है। अब देखिए इसका हमें आंसर करना है। क्या करना है आंसर, कि कैसे एक वर्ग जो है एक आयत है। इस बात को हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करके बताना है। चलिए एक हम आयत बना लेते हैं और एक हम वर्ग बना लेते हैं। ये हमारा आयत है, ये हमारा वर्ग है। हमें पता है
कि वर्ग में आयत में प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है यानी कि 90 डिग्री, और आयत में भी क्या होता, वर्ग में भी क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री यानी कि समकोण होते हैं। तो देख पा रहे हैं कि इसकी एक क्वालिटी और इसकी एक क्वालिटी, दोनों को क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। दूसरी बात, इसमें हमें पता है कि चारों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर हैं। अगर चारों भुजाएं बराबर है तो हम तो ये भी कह सकते हैं कि आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर। ये हमारा क्या हुआ, दूसरी क्वालिटी। इसमें भी क्या होता है, आयत में सामने सामने की भुजा बराबर, यानी कि ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर। तो देखिए दोनों ही क्वालिटी क्या हो रहा है, दोनों का मैच कर रहा है। देखिए इसमें चारों कोण समकोण, इसमें भी चारों कोण समकोण, इसमें आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर, इसमें चारों भुजाएं आमने सामने की, चारों भुजाएं आपस में बराबर। अगर चारों भुजाएं बराबर है तो ये भी तो होगा कि आमने सामने की भुजा बराबर, हम ये भी तो कह सकते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि एक वर्ग जो है एक आयत के शर्त को पूरा कर रहा है, इसका मतलब एक आयत एक वर्ग भी है। और ये तो पहले से ही आप लोगों को पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि एक आयत जो है एक वर्ग होते हैं। लेकिन ठीक इसी का उल्टा वो सत्य नहीं है। अगर हम इसी को बोल दें कि सभी आयत वर्ग हैं तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि सारे के सारे वर्ग एक आयत है। तो चलिए इसका हम आंसर लिखते हैं, क्या लिखेंगे, चूँकि एक वर्ग तथा एक आयत दोनों में ही सभी चार कोण समकोण यानी कि 90 डिग्री तथा सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं का मतलब क्या हुआ, आमने सामने की भुजाएं, सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। इस प्रकार एक वर्ग एक आयत के शर्त को पूरा करता है। अतः एक वर्ग एक आयत है। और यही हो गया हमारा इस प्रश्न का आंसर। हमने क्या लिखा कि एक वर्ग और एक आयत दोनों में ही क्या होते हैं, चारों कोण समकोण होते हैं यानी कि 90 डिग्री, और सम्मुख भुजाएं यानी कि आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक वर्ग जो है एक आयत के शर्त को पूरा कर रहा है, इसका मतलब एक वर्ग जो है एक आयत है। तो आई होप कि ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर में हमने कौन कौन से प्रश्न देख लिया, प्रश्नावली 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, ये सब सारे के प्रश्न हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। इस प्रश्नावली में और भी कुछ क्वेश्चन शेष रह गए हैं, तो वो हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज का क्लास हमारे यहीं तक रहेगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ गुड डे, थैंक यू।